पहले सेशन की ओर बढ़ते हैं और पहले सेशन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी संदीप सिंह जी को, बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। और इस सेशन को होस्ट करेंगे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के रेजिडेंट एडिटर अजीत सिंह जी। तो मंच तैयार है अलीगढ़ में और सवालों की बौछार बस शुरू होने वाली है। अजीत सर, ओवर टू यू। थैंक यू अपूर्वा। अलीगढ़ का ये मंच है और एक तरीके से कहा जाए कि ये ताले और तालीम का जिला है और हमारे साथ मौजूद भी हैं। देखिए, जो तालीम को बढ़ावा देते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह मौजूद हैं। पहले तो एक बार आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए मंत्री जी के लिए। सर, पहले शुरुआत, चूंकि ताले और तालीम का जिला है और आपके पास तालीम का जिम्मा भी है, तो बेसिक शिक्षा मंत्रालय है आपके पास, किस तरह आप जो प्राथमिक शिक्षा है, क्योंकि कहते हैं कि अगर नींव मजबूत हो तो इमारत बहुत लंबे समय तक टिकती है और चलती भी है। देखिए, सबसे पहले तो आपने आज मुझको अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मैं इंडिया टीवी को और पूरी टीम को अपने हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आप अलीगढ़ में हमारे ज़िले में यहाँ पर आए हैं अपने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, उसके लिए भी आप सभी लोगों का मैं यहाँ पे अलीगढ़ की तरफ से स्वागत करता हूँ। देखिए, आपने बात कही बेसिक शिक्षा की। बेसिक शिक्षा मुझे लगता है कि एक अहम भूमिका निभाता है हमारे प्रदेश की नींव को तैयार करने के लिए। हमारे प्रदेश में हमारे जितने भी बच्चे हैं, बच्चों का भविष्य उज्जवल तभी हो सकता है जब बच्चों की नींव मजबूत हो। और नींव को मजबूत करने के लिए बच्चों के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, बच्चों का खान पान अच्छा हो और बच्चे जिस वातावरण में पलते हैं, बढ़ते हैं, वो वातावरण स्वच्छ हो, अच्छे लोगों से घिरा हुआ वातावरण हो, तभी एक बच्चे का जो भविष्य है उसकी ग्रूमिंग बच्चे की अच्छी होती है। और इन सारी चीज़ों पे हम सब लोगों ने ध्यान दिया है। हमारे स्कूल में बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ हम सब लोग मिड डे मील के माध्यम से पौष्टिक न्यूट्रिशियस फूड भी हम सब लोग प्रोवाइड करने में हम सब लोगों ने एक अहम भूमिका निभाई। सर, लेकिन एक सवाल, बेहतर शिक्षा के लिए बेहतर शिक्षक होना भी आवश्यक है और प्रदेश में शिक्षकों की कमी है। दूसरा, आपने देखा कि आप लोगों ने थोड़ी सी सख्ती बरती, डिजिटल अटेंडेंस की, तो पूरे शिक्षक जो है वो सड़क पर आ गए और इस फैसले को सरकार को वापस लेना पड़ा। तो बेहतर शिक्षा के लिए बेहतर शिक्षक कैसे उसको एक तरह से कहा जाए उसको पूरा करेंगे, क्योंकि शिक्षक तो जरा सी बात होती है आंदोलित हो जाते हैं। देखिए, बेहतर शिक्षक की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि शिक्षक हमारे पास बेहतर है, क्योंकि शिक्षक की जो चयन की प्रक्रिया है, जिस तरह से शिक्षक चुन करके आते हैं, वो प्रक्रिया इस तरह से तैयार की गई है कि शिक्षक की जो योग्यता है, अयोग्य शिक्षक एक भी कोई भी चयनित होकर के नहीं आ सकता है। तो इस बात पे संदेह करना कि हमारा कोई भी शिक्षक योग्य नहीं है बच्चों को शिक्षित करने के लिए, उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, गलत होगा। जहाँ तक आपने बात करी कि कोई विभाग में हम सब लोग नई नई पहल और नई नई प्रयास करते जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया समय के साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और हमें भी समय के साथ अपने विभाग को, क्योंकि हम बच्चों के भविष्य के साथ जुड़े हुए हैं, हमें भी अपने विभाग में बदलाव करते रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। शिक्षकों की अटेंडेंस को लेकर के जहाँ तक आपने प्रश्न उठाया, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर प्रयास किया गया शिक्षकों की अटेंडेंस को लेकर के, ऑनलाइन अटेंडेंस करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और अभी कुछ सुधार होने बाकी हैं, आवश्यक थे। इसीलिए ये निर्णय लिया गया कि दोबारा से शिक्षकों की अटेंडेंस को लेकर के जो पूरी एक नियमावली है उसको तैयार किया जाए। उसके बाद में ये जो अटेंडेंस की व्यवस्था है उसके ऊपर हम सब लोग विचार करें। बहुत अच्छी पहल थी ये संदीप जी, बहुत अच्छी पहल है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं स्वयं कहता हूं कि अच्छी पहल है। इसमें किसी शिक्षक को भी किसी तरह की कोई, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। बल्कि बस समस्या इतनी है कि जब शिक्षक, कई बार ऐसा होता है कि कोई पारिवारिक कारण है या फिर कोई इमरजेंसी है, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि कोई व्यक्ति अगर शिक्षक समय से पहुंचने में अगर संभव नहीं है, उसके लिए किसी तरह की कोई कठिनाई का सामना कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी एक
नियमावली इसकी विभाग के अंतर्गत पूरी तैयार नहीं की गई है कि किस तरह से क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह से कितनी छूट होनी चाहिए, किस तरह से हम लोगों को किस किस व्यवस्था को बना करके शिक्षक के ऊपर नियमों को लागू करना चाहिए, उसके ऊपर हम सब लोग। शिक्षकों का यही कहना था कि हमसे राय नहीं ली गई, सीधे आदेश पारित कर दिया गया, जबकि एक अच्छी पहल थी। अगर समय से शिक्षक पहुंचेंगे, समय से छात्र पहुंचेंगे, बहुत सारे संस्थान हैं, यहाँ देखिए वीसी साहब भी बैठे हैं, सब जगह बायोमेट्रिक का सिस्टम हो गया, हम लोगों के भी दफ्तर में बायोमेट्रिक का सिस्टम है, उससे शिक्षा बेहतर होती, पूरी प्रक्रिया बेहतर होती। आपको लगता नहीं कि इसके पीछे विपक्ष है या किसी तरह की कोई साजिश है जो पूरे प्रदेश में शिक्षक सड़क पर आ गए थे? देखिए, मैं नहीं कहता कि विपक्ष की कोई अब इसमें साजिश है। हम सभी लोग शिक्षक, हमारे प्राथमिकता है शिक्षकों के लिए हम जितनी बेहतर व्यवस्था बनाए सकें, क्योंकि शिक्षकों के ऊपर ही हमारी विभाग की जो है वो बुनियाद है, शिक्षकों के ऊपर ही हमारी विभाग टिका हुआ है। जब तक शिक्षक अपना कार्य बेहतर नहीं करेंगे तब तक हमारा विभाग जो है बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकता। हम सब लोग मिलकर के इस पे कार्य कर रहे हैं। एक बेहतर प्रयास किया गया। शिक्षक पहले से अगर हम कंपेयर करें तो अब आज शिक्षक अधिक संख्या में हमारे विद्यालयों में पहुंच करके बच्चों के पठन पाठन के कार्य में रुचि ले रहे हैं, क्योंकि हमने शिक्षा की व्यवस्था को बदला है। विद्यालयों में जो हमारे मूलभूत सुविधाएं थी, उन सारी मूलभूत सुविधाओं को हमने बदला है, और शिक्षकों के लिए बेहतर बच्चों को पढ़ाने के लिए स्टडी मटेरियल भी हम सब लोगों ने प्रोवाइड कराया है। ये सारी चीजें हैं जिसको मिला करके हम कह सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को एक नया रूप देने का काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आज हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। इसीलिए शिक्षकों को लेकर अब देखिए 69,000 शिक्षक जो भर्ती है उस पर आते हैं हम, उसको लेकर विपक्ष बहुत हाय तौबा मचाता है, हर बार आपकी सरकार पर, आपके विभाग पर सवाल खड़ा करता है। मुख्यमंत्री जी ने भी बैठक की, योगी जी ने, और कहा कि हम शिक्षकों के साथ हैं, विपक्ष इसको लेकर भ्रम ना पहुंचाए, ना फैलाए, हम एक भी नौकरी जाने नहीं देंगे। तो बेसिक शिक्षा मंत्री इन शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहते हैं इंडिया न्यूज के मंच पर? देखिए, शुरू से हम सब लोग शिक्षकों के हित के लिए ही काम कर रहे हैं, और हमारी कभी ऐसी मंशा नहीं रही कि किसी भी शिक्षक के अहित के बारे में सरकार सोचे। बीच में परिस्थितियां इस तरह से बनी, इन भर्तियों को लेकर के जो विवाद खड़े हो गए, इसमें जो कमियां भी थीं, जो खामियां भी थीं, सरकार ने अपनी खामियों को भी स्वीकार करते हुए बीच में 6800 की इस 69,000 भर्ती में एक लिस्ट को भी निकालने का काम किया था कि हमसे जो इस चयन प्रक्रिया में भूल हो गई उसको स्वीकार किया और एक 6800 की लिस्ट भी निकाली। लेकिन उसके बाद में ये जो पूरा प्रकरण था, इसको माननीय न्यायालय के पास में लेकर के गया और उसके बाद ये प्रकरण खिंचते खिंचते अब इस समय तक इस प्रकरण को हम सब लोग लेकर के आ गए। लेकिन मुझे लगता है कि हम अब जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, 69,000 की ये भर्ती प्रक्रिया को माननीय न्यायालय ने जो भी हम सब लोगों को डायरेक्शंस दिए हैं उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया है, और हम सब उन्हीं डायरेक्शंस की ओर, जो न्यायालय ने कहा है कि आप एक नई सूची, चयन की सूची को तैयार करें, दोबारा से पूरी लिस्ट को रिवाइज करते हुए। और इस भर्ती प्रक्रिया में बीच में सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ केसेस हुए थे, और सुप्रीम कोर्ट के भी जो डायरेक्शंस हम सब लोगों को मिले थे, उन सभी ऑर्डर्स को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के जो भी डायरेक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं, उनको फॉलो करते हुए हम सब लोग एक नई सूची को तैयार करेंगे समय सीमा के अंतर्गत। और मुझे लगता है कि हम हर एक युवा के भविष्य के साथ में, जिस तरह से हमारी प्रदेश की सरकार कार्य कर रही है, न्याय करेंगे और हर एक युवा के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। कुछ छात्र फिर भी धरने पर बैठ गए। उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है तो 3 महीने के पहले आप भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दीजिए और उसको पारदर्शी कर दीजिए, कहीं कोई दूसरा कोर्ट में फिर ना चला जाए और ये वैकेंसी फिर रुक जाए। उसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई, सभी लोग, आप लोग उसमें बैठक में थे, लेकिन फिर भी कुछ छात्र आंदोलित हैं। क्या उन्हें कहीं संदेह है, आपकी तरफ से कुछ उनको कहना है कि पूरी प्रक्रिया, चूंकि सीएम ने कह दिया है कि हम किसी की नौकरी नहीं लेंगे जो पहले भर्ती हुई है, पूरी भर्ती को हम जल्द से जल्द करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये प्रकरण जो है इतना आसान नहीं है। इसके लिए कोर्ट ने भी हम सब लोगों को 3 महीने का समय दिया है, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हम सब लोगों ने भी कहीं पर भी इस तरह का कोई भी बयान नहीं दिया है कि किसी भी हम युवा के भविष्य के साथ में उसको भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार कोई कार्य नहीं करेगी। हमने ये कहा है कि हम
हर एक युवा के भविष्य को सुरक्षित रखने की दिशा में हमारी सरकार कार्य कर रही है और निरंतर हम इसी दिशा में कार्य करेंगे। हम सब लोगों को, क्योंकि फिर से अगर किसी तरह की कोई जल्दबाजी में कोई त्रुटि हो जाए और उसके बाद ये प्रकरण और ज़्यादा बिगड़ जाए, तो मुझे लगता है कि हमें ध्यानपूर्वक जो समय हमको दिया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा, उस समय का हमको उपयोग करते हुए इस सूची को पूरी सजगता के साथ, मैं स्वयं इस कार्य को देख रहा हूं, हम पूरी सूची को सजगता के साथ में तैयार करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इसको रखते हुए हम सब लोग आगे का जो भी हम सब लोगों को कदम उठाना होगा वो उनसे हम सलाह लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं पॉलिटिकल सवाल पर। ये तो था आपके विभाग का सवाल। कल राहुल गांधी प्रयागराज में थे, संविधान बचाओ सम्मेलन उन्होंने किया और एक बार फिर उन्होंने आरक्षण और जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ ओबीसी लिख देने से काम नहीं चलेगा, हमको ये बताना पड़ेगा सरकार को कि कौन सी बिरादरी कितनी है और जितनी जिसकी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी हो रही है कि नहीं हो रही है। एक बार फिर उन्होंने आरक्षण और जाति जनगणना की बात उठाई है। संदीप सिंह का क्या कहना है इस पे? देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ तक जाति जनगणना को लेकर के आपने विषय उठाया, मुझे नहीं लगता कि हम सब लोग किसी भी वर्ग के साथ में किसी भी तरह का कोई पक्षपात कर रहे हैं। हम सब लोग कभी भी बंटवारे की राजनीति नहीं करते हैं। किसी भी वर्ग को बांटने में हमने हमेशा हर एक वर्ग को साथ में लेकर के चलने का प्रयास किया है, चाहे ओबीसी वर्ग हो, चाहे एससी एसटी का वर्ग हो, चाहे जनरल का वर्ग हो। हम सब लोगों को साथ में लेकर के चलने का प्रयास करते हैं और ख़ास तौर पे हमारे जितने भी ऐसे वर्ग के लोग हैं जो पिछड़े वर्ग से जुड़ करके आते हैं, जिनके आर्थिक विकास में बहुत सारी अड़चनें उत्पन्न होती हैं, ख़ास तौर पे ऐसे वर्ग को हम सब लोगों ने उनके उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऐसे वर्ग को, ओबीसी वर्ग को हम लोगों ने सशक्त और मजबूत बनाने का काम किया है। मुझे लगता है कि हमें सबको बांट करके चलने की जो सोच है, उस सोच से परे उठ करके हर एक व्यक्ति को, सर्व समाज को एक साथ जोड़ करके चलने की हमें सोच के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। और जो आपने बात कही कि समाज में केवल ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि हमारे जनरल वर्ग को या सशक्त वर्ग को ही आगे बढ़ करके हर एक चीज़ में मौका मिलना चाहिए। इस बात से मैं सहमत हूँ कि ओबीसी वर्ग को भी, जो समाज में पिछड़ा वर्ग है, उसको भी आगे आकर के उतना ही मौका मिलना चाहिए जो कि हमारे जितना हमारा वर्ग जो संपन्न है, उस संपन्न वर्ग को मिलता है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण को लेकर राहुल और अखिलेश ने जिस तरह बैटिंग की और पूर्वांचल के इलेक्शन में चौथे फेज के बाद वो कामयाब हो गए ये बताने में कि भाई संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा और आपको सीटों का नुकसान हुआ, तो अब फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक बार फिर वही पीडीए का और जाति जनगणना और आरक्षण पर आ गए। तो आपको लगता नहीं कि वो फिर से आपके खिलाफ भूमिका बनाने में तैयार होंगे, क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव है? देखिए, मुझे नहीं लगता कोई भी झूठ जो होता है, झूठ की जो लाइफ होती है वो ज़्यादा नहीं होती। झूठ बहुत छोटे समय के लिए होता है और जितना भी विपक्ष ने झूठ फैलाने का प्रयास किया इस चुनाव में, मुझे लगता है कि हमारा विपक्ष इस चुनाव में ये जो संविधान को बदलने का, आरक्षण को समाप्त करने का जो झूठ था, इसको फैलाने में कामयाब हुआ। और कहीं ना कहीं हमारे देश की और प्रदेश की भोली भाली जनता ने इस जो जहर हमारे विपक्ष के द्वारा फैलाया गया, इसको सच मानते हुए जो निर्णय लेने का काम किया, मुझे लगता है कि ये सारी सच्चाई जो विपक्ष की है, जो जितना झूठ था, दूध का दूध और पानी का पानी अब हो चुका है, क्योंकि चुनाव हो चुके हैं और जितने वादे किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा करते हुए ना तो विपक्ष दिखाई दे रहा है। और जो आरोप सरकार के ऊपर इन्होंने लगाए, 10 साल की केंद्र की सरकार हमारी पूर्ण हो चुकी है और तीसरी बार हम मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार हम सब लोग बना करके आगे बढ़ रहे हैं और देश के विकास को आगे लेकर के जा रहे हैं। लेकिन ना तो आज तक किसी ने संविधान को बदलने की बात कही और ना तो किसी ने आज तक आरक्षण को समाप्त करने की बात कही, बल्कि हम सब लोग सर्व समाज को, हर एक व्यक्ति को एक साथ सबके उत्थान के लिए आगे लेकर के जाने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब इस उपचुनाव में हम सब लोग फिर से जनता के बीच में जा रहे हैं और इस सारे झूठ का पर्दाफाश जो कि पहले से हो चुका है, हम सब लोग हर एक व्यक्ति को सच बताने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है इन चुनाव में 10 जो उपचुनाव की हमारी उत्तर प्रदेश में सीटें हैं, 10 में से 10 सीटों को हम सब लोग भारतीय जनता के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़ने का हम सब लोग कार्य करेंगे, प्रयास करेंगे और मुझे यकीन है कि 10 में से 10 सीटें हम मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में जीत करके आएंगे।
बीजेपी अपने संगठन को फिर से बड़ा करने जा रही है। 1 सितंबर से सदस्यता अभियान की शुरुआत होने जा रही है। एक बड़ा टारगेट आप लोगों को दिया गया है, क्या इसे चुनाव से जोड़कर देखा जाए? क्योंकि सदस्यता अभियान तो आप लोग चलाते रहते हैं, लेकिन इस बार बड़ा टारगेट विधायक मंत्रियों को अलग दिया गया, सांसद को अलग दिया गया, अध्यक्ष को अलग दिया गया, पार्टी के हर वर्कर को सदस्यता अभियान में जोड़ा गया। तो चूंकि आप दुनिया की बड़ी पार्टी बन चुके हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इसका मायने क्या है? देखिए, सदस्यता अभियान तो पार्टी का ही एक रेगुलर अभियान है जो कि समय समय पे चलता है। हर एक संस्था, हर एक पार्टी, हर एक दल चाहेगा कि उसका दल अधिक से अधिक संख्या में उनके साथ में लोग जुड़ें। सदस्यता अभियान की जिस तरह से आपने बात करी कि इस बार चुनाव से पहले ये सदस्यता अभियान है, इसको हम चुनाव की तैयारियों में भी जोड़ सकते हैं। और जो लक्ष्य आपने बड़ा होने की बात कही, क्योंकि बीच में कोविड आ जाने के कारण सदस्यता का जो अभियान था हमारा समय समय पे चलता था, हर वर्ष सदस्यता का अभियान होता था, लेकिन एक लंबा समय हो गया और सदस्यता का अभियान हम सब लोगों का जिस तरह से चलता था वो चल नहीं पाया। तो एक बड़ी संख्या बीच में हमारी युवा पीढ़ी ऐसी तैयार हो गई है जो कि नए वोटर्स के रूप में बन करके तैयार हुई, और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की सोच के साथ, विचारधारा के साथ, अपने शीर्ष नेतृत्व की विचारधारा के साथ में हम अपने युवा वर्ग को जोड़ें। इसीलिए हम सब लोगों को बड़े लक्ष्य मिले, और मुझे यकीन है हम सब पार्टी के कार्यकर्ता और सिपाही होने के नाते हम सब लोगों को जो लक्ष्य दिया गया है उन लक्ष्य को पूर्ण करेंगे, और हर एक व्यक्ति तक, हर एक गांव-गांव, घर-घर तक हम भारतीय जनता पार्टी के अपने शीर्ष नेतृत्व, जिस विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र की इस विचारधारा के साथ हम जोड़ करके अपनी पार्टी को, अपने दल को और सशक्त और मजबूत बनाएंगे। पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है, देखिए आज भी हो रही, पिछले 2 दिनों से हो रही है, लेकिन इस पर सबसे ज्यादा सवाल अखिलेश यादव खड़ा करते हैं और हर बार वो कहते हैं कि कोई परीक्षा हो नहीं पा रही, कोई भर्ती हो नहीं पा रही है। अखिलेश यादव को क्या, आप अच्छा काम करें या किसी तरह का आप काम करें, अखिलेश यादव का सबसे पहला ट्वीट और सबसे पहला सवाल आता है कि बीजेपी कुछ कर नहीं रही, बीजेपी कभी संविधान खत्म कर रही है, कभी परीक्षा नहीं करा रही, कभी सारे सवाल वो आपके ऊपर करते हैं। तो अखिलेश यादव को क्या जवाब देंगे? आज तीसरा दिन है भर्ती परीक्षा का और अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए, वही मैं कहना चाह रहा था कि जितना मुझे मालूम है कि भर्ती परीक्षा के लिए जितने प्रबंध किए जा सकते थे कि परीक्षा सुदृढ़ रूप से हो और बिना किसी व्यवधान के परीक्षा को संपन्न कराया जाए, हम सब लोगों ने पूरी व्यवस्था बनाई। और आज तीसरा दिन है भर्ती परीक्षा चलते हुए, शांतिपूर्वक इस पूरी परीक्षा की व्यवस्था को कराया जा रहा है और बिना किसी अड़चन के इस पूरी परीक्षा को पूर्ण कराया जा रहा है। लेकिन लोगों को भड़काने के लिए कुछ ना कुछ तो मौके चाहिए, कुछ ना कुछ शब्द, ऐसी चीजें चाहिए जो हमारे विरोधी, विपक्षी इसका प्रयास करते हुए किसी ना किसी तरह की विपदा को उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो इसी तरह से, क्योंकि ये परीक्षा बहुत अच्छे से जा रही है, अभी तक इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है और बड़े आराम से इस परीक्षा को संपन्न कराया जा रहा है। मुझे लगता है कि माननीय अखिलेश जी को भी इसकी तारीफ करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भर्ती परीक्षा, इतनी बड़ी संख्या में भर्ती, यहाँ पे पुलिसकर्मियों की भर्ती की परीक्षा चल रही है, उसको बड़े व्यवस्थित रूप से संपन्न कराया जा रहा है। पिछली बार जो कमियां रह गई थी उन कमियों को भी इस बार पूर्ण करते हुए हम सब लोग इस भर्ती परीक्षा को पूर्ण करा रहे हैं, और मुझे यकीन है कि हमारे युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और हमारे युवा जो योग्य हैं वो इस परीक्षा में जो चयनित होंगे उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और हमारे उत्तर प्रदेश की सेवाओं में उन्हें जोड़ा जाएगा। लगातार आप देखिए, जब कोई मुद्दा आता है तो मायावती जी हमेशा अखिलेश के खिलाफ रहती हैं, राहुल के खिलाफ रहती हैं। अभी भारत बंद का ऐलान हुआ तो वो समर्थन में उतर आई, उन्होंने भी भारत बंद का ऐलान कर दिया, हालांकि वो भारत बंद सफल नहीं हुआ। तो आपको लगता नहीं कि जब जरूरत पड़ती है तो बुआ और भतीजे भी एक साथ हो जाते हैं आपके खिलाफ? देखिए, चुनाव का समय है, क्योंकि अब हर एक व्यक्ति, जिस तरह से पहले इन चुनाव में हमने देखा कि झूठ का सहारा लेते हुए इस चुनाव को लोगों को बहकाने का और उनको दिशा भ्रमित करने का सभी लोगों ने प्रयास किया, और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में फिर से अभी 10 सीटों पे हमारे उपचुनाव होने हैं। मुझे लगता है कि फिर से ये उसी तरह का एक बार प्रयास करने का, ये सब लोग जितने भी विपक्ष हैं एकजुट होकर के कोई रणनीति अवश्य तैयार की होगी जिसको लेकर के लोगों को, हमारे प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जाएगा। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति किस सोच के साथ में आपके बीच में आ रहा है, उसकी सोच और उसकी मंशा को हमें समझने की और साफ चीज़ों को जानने की आवश्यकता है। हम हर एक चीज़ को हमारे संगठन का, हमारा दल का, मेरा स्वयं, हम सब लोग
का प्रयास है कि जनता के सामने जो चीज़ स्पष्ट है उस हम सारी स्पष्ट चीज़ों को प्रस्तुत करें। उसके बाद में जो भी जनता है अपना जिसको निर्णय लेना है, जिसको भी अपने मत अधिकार का प्रयोग करते हुए जिसको चुनना है, तब जनता अपना निर्णय ले। अलीगढ़ के डेवलपमेंट की बात करते हैं, सतीश गौतम जी भी बैठे हैं, अभी उनसे भी ये सवाल किया जाएगा। अलीगढ़ के विकास के लिए आप यहाँ से सांसद हैं, सामने बैठे हैं, एमएलसी सामने बैठे हैं, आप यहाँ से मिनिस्टर हैं, हर जिले की अपनी जीडीपी तय हो रही है। अलीगढ़ भी ताले और तालीम का जिला माना जाता है, तो अलीगढ़ की जीडीपी कहाँ और अलीगढ़ का डेवलपमेंट कहाँ? अलीगढ़ में जो रोजगार, जो एक्सपोर्ट, जो इंपोर्ट होता था, उसको कितनी गति दे पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि कहते हैं अगर अपना घर ठीक होगा तो सब कुछ ठीक होगा। देखिए, मुझे लगता है कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम सब लोग अलीगढ़ को, जिस तरह से आपने बात करी कि ओडीओपी के अंतर्गत भी अलीगढ़ का जो हमारा ब्रास का और जो हमारा ताले का उद्योग है, इसको बढ़ावा देने का काम किया गया है और इसको जितनी ऊंचाइयों तक हम लेकर के जा सकते हैं उसको लेकर के जाने का काम किया गया। इसके साथ साथ अलीगढ़ को केवल ब्रास, हार्डवेयर और तालों तक ही सीमित नहीं रखा गया है। अलीगढ़ को डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से भी हम सब लोगों ने बढ़ावा देने का काम किया है, जिसका कार्य भी बहुत तेज़ी से प्रगति पर है। हमारे डिफेंस कॉरिडोर में जो हमारे आधुनिक हथियार बनाने की, ड्रोन बनाने की जो हमारी फैक्ट्रियां हैं, उस पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। मुझे लगता है कि अलीगढ़ को एक नई दिशा देने का काम, अलीगढ़ के उद्योग को और अलीगढ़ के युवा को, उसको रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए हमारी सरकार ने जो पहल आगे बढ़ाई है उस पर हम सब लोग बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं। अलीगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा को भी सुदृढ़ करने के लिए हमने राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी को भी अलीगढ़ में लेकर के आने का कार्य किया गया। डिफेंस कॉरिडोर का एक नोट तो हमारा बन ही रहा था और डिफेंस कॉरिडोर 2 के लिए भी स्थान को चयनित कर दिया गया है, जिसमें मंत्री भी आ रहे हैं। 3-4 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी का भी प्रोग्राम लग रहा है, तो क्या कुछ रोड मैप आप लोगों ने तैयार किया अलीगढ़ के लिए? देखिए, बहुत सारे विकास कार्य ऐसे हैं जो उसको पूर्ण अभी इस बीच में किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई 100 करोड़ के ऐसे विकास कार्य हैं जिनका लोकार्पण किया जाएगा और उनके आने के बाद कई विकास कार्य ऐसे हैं जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उनकी घोषणा करेंगे, काफ़ी सारे शिलान्यास भी करेंगे। मुझे लगता है कि विकास हमारी सरकार के लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगातार, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, एजुकेशन का हो, चाहे वो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो हमारे रोजगार से संबंधित हो, विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में हम सब लोग लगातार विकास को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी 28 तारीख को लखनऊ में, वो अलीगढ़ में उनका कार्यक्रम है यहाँ पे, उस कार्यक्रम के माध्यम से एक रोजगार मेले को भी यहाँ पे आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न तरह की कई हमारी कंपनीज को यहाँ पे बुलाया गया है, जिसके माध्यम से वहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू करते हुए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का भी व्यवस्था बनाई गई है। कंपनीज वहाँ पे आएंगे और जो लोग उनके इंटरव्यूज को पास करेंगे, हमारे युवा, डायरेक्ट उनको रिक्रूट वहाँ से कर दिया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था को बनाया गया है। हमारी सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर के और विकास को लेकर के हम सब लोग, हमारी प्राथमिकता है और इस पर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक आपके विभाग से जुड़ी खबर, आज सुबह बिजनौर से खबर आई। एक टीचर हैं जो बच्चों को स्कूल में कहती हैं कि आप टोपी पहन के आइए, और स्कूल के बीच से ले जाती हैं उनको नमाज पढ़ाने के लिए। बीएससी ने जांच का आदेश दिया, क्या खबर आप तक पहुंची? आप क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, खबर है और इसकी जांच कराने के लिए बोल दिया है और जांच के बाद में जो भी चीज़ें हमारे सामने निकल करके आएंगी उसको स्पष्ट रूप से हम सब लोग उसका अध्ययन करते हुए, अगर इसमें कोई कार्रवाई करना हम सब लोगों को उचित लगेगा तो इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। और जहाँ तक अगर अभी ये खबर जानने को हम सब लोगों को मिली है, इस तरह की कोई धर्म को लेकर के मुझे नहीं लगता कि विद्यालय में इस तरह की कोई भी चीज़ होनी चाहिए। अगर ये खबर सच है और इस तरह की कोई चीज़ है तो हमारे विभाग के द्वारा इस पर कार्रवाई की जाएगी। आपसे एक आखिरी सवाल, चूंकि अगर अलीगढ़ में है तो बाबूजी की बात करनी पड़ेगी, कल्याण सिंह जी की बात करनी पड़ेगी। अभी उनका हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया आप लोगों ने। जो लाइन थी बाबूजी की, कल्याण सिंह की, क्या उस लाइन पर आप लोग चल रहे हैं या फिर दिशा कुछ भटकी हुई है? क्योंकि उनकी बिल्कुल हार्ड कोर लाइन थी। जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो उन्होंने कहा हमने मेरी सरकार में गिरा, और नैतिकता के आधार पर उन्होंने मुख्यमंत्री का पद त्याग दिया था। तो जो उन्होंने एक लाइन तय की थी, क्या उस पर चल रहा है अलीगढ़ या आप लोग चल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल चल रहे हैं हम सब लोग और मुझे गर्व है कि बाबूजी ने जो मार्ग प्रशस्त किया, जिस तरह से बाबूजी ने हम सब लोगों को चलना सिखाया, हम उन्हीं के बनाए हुए मार्ग पे जीवन भर उसी मार्ग पे चलना हम सब लोग पसंद करेंगे। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे उसी मार्ग पे चलने का अवसर मिला है। बाबूजी ने हमेशा सर्व समाज को सशक्त करने की बात करी, पिछड़ों को हमेशा आगे बढ़ाने की बात करी, और उन्होंने कभी भी पक्षपात की राजनीति नहीं करी, कभी भी लोगों को बांटने का प्रयास नहीं किया।
और मुझे गर्व है कि मैं हर एक ज़रूरतमंद के लिए जितना भी हमारे संगठन से हमारी सरकार से बनता है, हम हर एक ज़रूरतमंद के लिए सहायता के लिए हमेशा निरंतर हम सब लोग प्रयासरत रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। और बाबूजी ने जो पद चिन्ह बनाए थे, उसी पद चिन्ह पे हमारा संगठन मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को, जो बाबूजी ने उत्तर प्रदेश में एक नई मजबूती देने का काम किया था, एक नई दिशा देने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी आज भी उस बनाए हुए कदमों पे चलते हुए हम सब लोगों को, अपने समाज को और प्रदेश को सशक्त और मजबूत बना रहे हैं। इसी दिशा में हम सब लोग निरंतर काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इंडिया न्यूज के मंच पर आने के लिए और बेबाकी से सवालों का जवाब देने के लिए। ये थे बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, जिन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब दिया और जो जवाब था वो तीखे जवाब भी थे, इनके विभाग के भी सवाल थे, पॉलिटिकल सवाल भी थे। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस मंच पर आने के लिए। धन्यवाद। अजीत सिंह जो हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं, मैं उनसे कहूंगी कि सर को प्रतीक चिन्ह देके सम्मानित करें और तालियों की गड़गड़ाहट देखिए रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी तालियां ही हमारा मनोबल बढ़ाती हैं। बहुत शुक्रिया संदीप जी।